नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 250 प्लस प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। भाई अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती देखी तो प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है। मैं आपको जो है पहले ही बता देना चाहती हूँ, कहीं आप ये बोलो कि मैम आपने तो कहा था कि 250 प्रश्नों को हम करेंगे, लेकिन आपने जो है 100% कराए या फिर 185 कराए, तो मैं पहले कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। तो देख लेते हैं, कोशिश करके देख लेते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपको पता ही है। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। और एक बात और बताने देना चाहती हूँ भाई, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो प्रश्न नंबर 1 हम देख लेते हैं। हत्यारे कहानी किन दो सामान्य साहित्यकारों ने एक ही शीर्षक से लिखी है? तो हत्यारे जो कहानी लिखी है दो साहित्यकारों ने एक ही शीर्षक से लिखी है। वे कौन से साहित्यकार हैं? वे है अमरकांत और सलेश मटियानी। तो ये दो साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने हत्यारे नामक कहानी दो साहित्यकारों ने एक ही शीर्षक से लिखी है। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 2, चील कहानी किस कहानीकार की है? तो सलेश मटियानी जो है चील कहानी के लेखक रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 3, कील कहानी किसकी कहानी है? तो कील कहानी जो है महीप सिंह जी की है। भवंती नामक पुस्तक किसकी है? अज्ञे जी की है। पश्चंती जो रचना है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। ये उन रचनाओं को मैंने शामिल किया है, उन तथ्यों को किया है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी पूछे जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको कम से कम जो है 10 से 15 प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो इन प्रश्नों को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपको ये जो है याद हो जाए, और परीक्षा में अगर इससे संबंधित एक भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिले। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, कवि प्रिय शीर्षक कहानी किसके ने लिखी? तो कवि प्रिय जो शीर्षक से जो कहानी लिखी है वो अज्ञे और शेखर जोशी ने लिखी है। उसके बाद बात करें कवि प्रिय शीर्षक काव्य से रचना करने वाले लेखक कौन रहे? तो केशवदास। कहानी लिखने वाले कवि प्रिय नामक, अभी हमने रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास जी के संबंध में जो काव्य को पढ़ा था, प्रसिद्ध जो है काव्य रहा है कवि प्रिय नाम से। परीक्षा में काव्य अधिक पूछा जाता है कि कवि प्रिय जो रचना है किस लेखक की है, तो हमें केशवदास जी को अधिक देखा है इसके संबंध में। लेकिन कहानी पूछ ली जाए तो कवि प्रिय तो अज्ञे और शेखर जोशी ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। कामधेनु कहानी किसने लिखी? तो रमेश उपाध्याय जी ने लिखी। लेकिन कामधेनु निबंध से संग्रह किन्होंने लिखा? वो लिखा कुबेरनाथ राय ने। अगर मिलती जुलती रचनाओं से संबंधित आप जो है क्लास चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। मैं मिलती जुलती रचनाओं से जो एक दूसरे से मिलती जुलती रचना है या फिर एक ही शीर्षक से किसी दो अलग अलग लेखकों ने लिखी है रचनाएं, तो उनको मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप किस प्रकार से क्लास चाहते हो या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। और साथ ही जो मुझसे अगर कोई बाय मिस्टेक किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो वो आप जो है साथ साथ कमेंट बॉक्स में बता देते हो तो जो है और बच्चों की भी हेल्प होती है और मुझे भी अपनी जो है गलती का रियलाइज होता है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी हम बोलने में मिस्टेक कर देते हैं या फिर बोलते कुछ और है और सोच कुछ हो रही होती है। तो इस तरह हर एक इंसान पे गलती होती है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल किसी से 100% गलती हो ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो एक दूसरे के साथ से जब हम तैयारी को आगे बढ़ाएंगे तो और मज़ा आएगा, अच्छे से काम करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, गोबर गणेश संहिता निबंध संग्रह लिखने वाले निबंधकार कौन है? तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने गोबर गणेश जो है संहिता निबंध संग्रह लिखा है। और गोबर गणेश उपन्यास किस आधुनिक साहित्यकार ने लिखा? गोबर गणेश उपन्यास नाम से उपन्यास पूछ लिया जाए तो रमेश चंद्र शाह ने। गोबर गणेश संहिता निबंध संग्रह पूछ लिया जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और अगर ये पूछ लिया जाए गोबर जो है किस
मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है वो आपको पता ही है। गोदान का पात्र रहा है गोबर, उनका बेटा था होरी का, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। त्रिशंकुनी मन संग्रह किसका है? अज्ञे जी का। त्रिशंकु कहानी किसने लिखी? मनु भंडारी ने। त्रिशंकु नाटक किसका है? बृजमोहन साहे जी का। फिर है मुक्तिबोध कहानी लिखने वाले कहानीकार कौन है? वो है अखिलेश तद्भव। उसके बाद जो है मुक्ति उपन्यास लिखने वाले लेखक कौन है? वो है महेंद्र नाथ। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 17। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है, यानी कि ये प्रश्न ये बन सकता है कि किस विद्वान ने छायावाद को चित्र भाषा शैली का नाम दिया है, या रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को किसका नाम दिया है? तो चित्र भाषा शैली। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं आगे। कुछ तथ्य हमारे ऐसे हैं जो हम पहले बार बार पढ़ चुके हैं, उनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे भाई। और जो भी कोई नई बच्चा है तो हमारी हर रोज़ जो है मंडे से लेकर के संडे फिर नेक्स्ट मंडे तक, यानी कि वीक में पूरे के पूरे 7 डेज़ हमारी जो है हिंदी साहित्य संबंधी क्लासेस होती है। कुछ धीरे धीरे हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो संपूर्ण हिंदी को लेकर के चल रहे हैं। साथ साथ प्रश्न उत्तरों का अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए चल रहे हैं, और साथ साथ कंटेंट को भी पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमने एक बुक से भी जो है पढ़ने की शुरुआत की है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हमने उठाई है, उनके तथ्यों को भी हम करते हुए चल रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से परीक्षा में कोई भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और जो है तथ्यों की बार बार रिवीजन हो सके। तो इसी उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। साहित्य का इतिहास क्या है? इस पर शुक्ल जी का कथन है। तो यानी कि साहित्य क्या है? तो शुक्ल जी के कथन के अनुसार कई बार ये कथन परीक्षा में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया कथन है, किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि साहित्य के संबंध में कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो उद्दंड मार्दंड। संपादक रहे पंडित जुगल किशोर। इसके बाद 30 मई 1826 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया। साप्ताहिक ये पत्र था। उद्दंड मार्दंड के प्रकाशन तिथि के आधार पर ही 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये जीके में प्रश्न पूछ लिया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, या फिर हिंदी में भी जो है हमारे सब्जेक्ट में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और किस पत्र के आधार पर? उद्दंड मार्दंड के प्रकाशन के आधार पर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21। मुक्ति कहानी लिखने वाले कहानीकार कौन है? ये शायद हमारा वही दोबारा से रिपीट हो गया, तो अखिलेश। उसके बाद मुक्ति उपन्यास लिखने वाले लेखक कौन है? वो है महेंद्र नाथ। फिर बात कर लेते हैं मनु भंडारी कहानी जो है यही सच है पर कौन सी फिल्म बनी? तो रजनीगंधा। रजनीगंधा जो फिल्म बनी हुई है वो मनु भंडारी के उपन्यास यही सच है पर बनी फिल्म है। उसके बाद विवर्त कहानी संग्रह किसका है? जगदीश गुप्त का है 1981 में। उसके बाद विवर्त उपन्यास किस महिला का है? और उपन्यासकार विवर्त उपन्यास किस महिला उपन्यासकार ने लिखा है, ये पूछा हुआ है। तो शिवानी जी ने 1984 ईस्वी में। शिवानी एक लेखिका हुई है, उनके काफ़ी सारे उनके उपन्यास लिखे उन्होंने और काफ़ी प्रसिद्ध भी रहे हैं। उसके बाद बात करें, बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न हमारा 26, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो जयशंकर प्रसाद ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं को और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वो है पंचतंत्र, जिसमें बाल कहानी आपको देखने को मिलती है। बच्चों से संबंधित जितनी भी कहानियाँ हैं वे पंचतंत्र में ही शामिल है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 28, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? वो है तमिल। उसके बाद किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी व भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना है? वो है संस्कृत। किस युग को, ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया भाई, बढ़ते हैं आगे। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी? किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई? वो रही बिहारी सतसई। कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। उसके बाद कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? वो है खासी। ये समूह से संबंधित पूछ ली जाती है कि कौन सी भाषा किस समूह के अंतर्गत आती है। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जब पढ़ेंगे तो एक आपको ये पता चल जाएगा कौन सी भाषा किस समूह में शामिल है। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद लोकप्रिय पूछा हुआ है भाई, सर्वप्रथम लोकप्रिय रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। उसके बाद खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? वो है उर्दू भाषा। गंग छवि वर्णन कविता के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी जी ने। उनकी रचना बिहारी सतसई के संबंध में आपको देखने को मिला ही होगा कि बिहारी जी ने जो है गागर में सागर भर दिया है। गाथा मात्र एक रचना के आधार पर जो है बिहारी जो है प्रसिद्ध हुए हैं। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? वो होता है प्राकृत का। और दोहा या दूहा कहने से बोध होता है हमारा अपभ्रंश का। ये जो है आप हम बार बार इस तथ्यों को पहले भी कर चुके हैं। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 41, गोदान किसकी कृति है? तो आप सभी को पता है 1936 का उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास रहा है गोदान। और ये भी पूछ लिया जाता है प्रेमचंद जी का अंतिम परोढ़ उपन्यास कौन सा रहा? तो अंतिम परोढ़ उपन्यास यानी कि गोदान। उसके बाद जो एक उपन्यास और लिखा गया मंगलसूत्र, वो इनका अधूरा उपन्यास रहा, 1936 में ही लिखा गया। लेकिन गोदान इनका जो है अंतिम रहा और प्रौढ़ रहा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे पहले किस स्थान पर दिए? तो शाश्वती में। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठतर। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 44, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान जी के। पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की थी। तो पृथ्वीराज चौहान के आश्रय में रहकर जो है वे रचनाएं करते थे। साथ के साथ जो है पृथ्वीराज चौहान के घनिष्ठ मित्र भी रहे हैं। वे जहाँ जहाँ पृथ्वीराज जी जाते थे युद्ध भूमि में या फिर शिकार खेलने, तो पृथ्वीराज के साथ साथ इनके जो कवि चंद बरदाई जी भी उनके साथ ही रहते थे। और उनका जो है बिल्कुल आंखों देखा प्रत्यक्ष रूप से उनकी वीरता का वर्णन वे अपनी रचनाओं में करते थे। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 45, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम जी। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र शुद्धावर्षन श्याम सुंदर सेन है भैया, श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित है। एक श्याम सुंदर दास भी है, वो भी नहीं है ये। बढ़ते हैं आगे, कोलकाता से 1854 ईस्वी में निकाला हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। आपको ध्यान रखना है कि दैनिक समाचार पत्र, और जो उद्दंड मानदंड निकाला गया था 1826 में वो था साप्ताहिक। दैनिक साप्ताहिक मासिक में आपको ध्यान रखना है कि प्रथम कौन सा पूछा हुआ है? साप्ताहिक पूछा हुआ है।
या फिर दैनिक पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 47। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को क्या संज्ञा दी है? तो कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उस रचना को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या संज्ञा दी है, यानी कि किस नाम से बताया है कि मानवता का रसात्मक इतिहास, इस रचना को इन्होंने बताया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 48। शुक्ल जी के अनुसार किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो भारतेंदु युग के। शुक्ल जी ने कहा है कि भारतेंदु युग के जो लेखक रहे हैं उनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 49। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंड यानी 1965 से में किन्होंने लिखा, यानी हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास किन्होंने लिखा? तो इस पुस्तक के लेखक जो है, इस ग्रंथ के लेखक रहे गणपति चंद्र गुप्त। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से जो रचना लिखी है, जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, वो लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1952 में। कई बार पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचनाएं। एक सेकंड भाई, प्रश्न संख्या 50 पर आए हुए थे हम, थोड़ा सा आगे स्किप हो गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की और अन्य रचनाएं है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जो ये पंक्तियाँ हैं ये है तुलसीदास जी की। प्रेमचंद से संबंधित प्रमुख, ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई, देख लेते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी में रखकर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक वो रही है व्योमकेश दरवेश, 2011 में लिखी विश्वनाथ त्रिपाठी ने। यह एक जीवनी परक पुस्तक रही है। उसके बाद बात करें आगे। कलम का मजदूर प्रेमचंद के जीवनी के लेखक कौन है? तो मदन मोहन। और कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी के लेखक रहे हैं अमृत राय। प्रेमचंद जी के पुत्र रहे हैं अमृत राय। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 57। किस कवि की कविता स्वाधीन भारत की स्थापित दस्तावेज कहा जाता है? किस कवि की कविताओं को क्या है? स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज कहा जाता है। तो मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का स्थापित दस्तावेज कहा गया है। उसके बाद मुक्तिबोध की प्रथम कहानी जो है खलील काका थी। भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने का है? वो है भट्टनायक का। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका जो है बनारस से निकाली गई 1845 ईस्वी में। इसके संपादक रहे शिव प्रसाद सिंह। उसके बाद बात करें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन। संवेदात्मक ज्ञान की ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्रपात किसने किया? मुक्तिबोध ने। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखता था? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम गोरापंत, जिसने विवर्त नामक उपन्यास लिखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, तो जो एक नाम दोबारा से आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है इसके संबंध में हमने कौन सा तथ्य पढ़ा था। तो इसी प्रकार तथ्यों की बार बार जब आपको रिवीजन होगी तो ही जो आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 65। साहित्य अकादमी की स्थापना सन 1954 ईस्वी में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता संग्रह किसने लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने। इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से जो है जाना जाता था। किनको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। इनकी कविताओं में देश प्रेम का भाव प्रकट होता था। फिर बात कर लेते हैं हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रदान पत्रिका का नाम है मतवाला। छायावाद को सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8।
क्योंकि उन्होंने जो है, वैसे रसों की संख्या कितनी मानी जाती है 9, लेकिन उन्होंने जो है शांत रस को नहीं माना था। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पूछ लिया जाता है भरत मुनि के द्वारा कौन से रस को स्वीकार नहीं किया गया, तो शांत रस को, उसके को छोड़ करके जो अन्य 8 रस रही है भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन सा माना जाता है? श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना? श्रीधर पाठक को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी भाई यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक माना श्रीधर पाठक को। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 72। बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी परिणय जो है 1887 ईस्वी में किसके द्वारा लिखी गई? तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। बच्चन ने इसे पहली कहानी मानी है। हर एक विद्वानों ने जो है अलग अलग कहानी हिंदी की प्रथम कहानी मानी है, तो ये भी हम जो है कहानी जब पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा गद्य की तरफ भी आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई गद्य से संबंधित हमने थोड़ा कम किया है। तो शुरुआत में उपन्यास का विकास, नाटक का विकास, कहानी किस प्रकार से कौन सी कहानी को पहली माना गया है, तो इस प्रकार से सभी गद्य विधाओं से संबंधित भी हम जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 73 यानी 73। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद स्प्रे द्वारा लिखी गई। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित की गई। उसके बाद देख लेते प्रश्न संख्या 74। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार पहली कहानी 11 वर्ष का समय, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1903 ईस्वी की है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा 75। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया गया? तो राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला नाम से जानी जाती हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। और नागरी प्रचारणी पत्रिका कब निकाली गई? वो निकाली गई 1896 में। ये आपको ध्यान रखना है, पत्रिका पूछी गई है या सभा पूछी गई है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, ये पूछा हुआ है। तो श्याम सुंदर दास व राम नारायण जी ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की है। नागरी प्रचारणी सभा जो कि द्विवेदी युग में के अंतर्गत जो 2 पत्रिकाएं निकल कर आई, नागरी प्रचारणी और सरस्वती, दोनों पत्रिकाओं के संबंध में मैंने बिल्कुल से डिटेल से एक एक तथ्यों को आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है। जिस भी बच्चे ने अभी पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, तो आप DSSB की तैयारी के अंतर्गत शायद प्ले लिस्ट में मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, या पीछे की क्लास में भी जा कर के आप देख सकते हो। फिर एक एक टॉपिक को हम फिर है शुरुआत से करने वाले हैं पुस्तकों के माध्यम से। जैसे कि हमने गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक को लिया है, जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट करते हुए फिर कोई अन्य पुस्तक को लेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मददगार पुस्तक होगी। तो सभी तथ्यों को और कई पुस्तकों के संग्रह से तो हम अपने नोट्सों के आधार पर आगे बढ़ ही रही है, और अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ भी आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या हमारी 78 यानी 78। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और इसमें कुल कितने सर्ग है ये पूछा हुआ है। तो सर्गों की संख्या कितनी है? 17, और कमायनी में 15। इस प्रकार से हर एक जितने भी महाकाव्य है उसमें जो है सर्गों की संख्या पूछ ली जाती है, इसमें कितने सर्ग है, तो आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 89। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य किसने लिखे? तो मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने जो है हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य लिखे हैं। उन्होंने जो है कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? उन्होंने कुल मिलाकर के जो है 19 प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिसमें कि उन्होंने 2 बड़े महाकाव्य लिखे हैं, और जो 19 उन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। 17 गीति काव्य लिखे हैं। भाई ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, शायद टोटल मिलाकर इन्होंने 19 लिखे हैं,
2 इन्होंने महाकाव्य लिखे हैं और अन्य जो उन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। इस प्रकार से उन्होंने 19 महाकाव्य की 19 जो है प्रबंध काव्यों की रचना की है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत ही हमारे आते हैं महाकाव्य भी शामिल होता है और खंड काव्य भी, ये प्रबंध काव्य में ही होगा। और जो ये काव्यों को किस तरह विभाजित किया गया है, प्रबंध काव्य के फिर क्या कितने भाग हुए हैं, फिर खंड काव्य के अंतर्गत कौन कौन महाकाव्य में क्या क्या शामिल होते हैं, इन काव्यों से संबंधित भी मैं आपको एक क्लास में आपको समझा दूंगी। बढ़ते हैं आगे। मैथिली शरण गुप्त ने कुल कितने महाकाव्य और खंड काव्यों की रचना की है? 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटकों की इन्होंने रचना की है। ये शायद किसी और बुक से तथ्य लिया गया है भाई, ये थोड़ा सा मैं इसको देख करके थोड़ा सा जो है बिल्कुल वो करना चाहूँगी। आप अगर आप किसी बुक से आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार क्लियर करके आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देख सकते हो, क्योंकि ये मुझे थोड़ा डाउटफुल रहा है, क्योंकि मैंने एक पुस्तक में मेरे अनुसार मैंने पढ़ा हुआ है तो 19 प्रबंध काव्यों की उन्होंने रचना की है। तो इस प्रकार से थोड़ा डाउटफुल है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना संदेश रासक। आचार्य शुक्ल के अनुसार पहली कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित। उसके बाद जो है बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी कौन सी है? परिणी परिणय 1887 किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा रचित। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधव प्रसाद सप्रे द्वारा यह कहानी जो प्रकाशित हुई छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में जो है प्रकाशित की गई। प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है ब्राह्मण 1883 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादक भार संभाला। सबसे पहले चिंतामणि घोष ने 1900 ईस्वी में, फिर 1901 में श्याम सुंदर दास ने, फिर 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रकार से सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर के 1920 तक इसका कार्यभार संभाला संपादक के रूप में। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 88। पंत जी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम रूपाप 1938 ईस्वी की। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि स्वयंभू और अपभ्रंश का पहला कवि कौन सा माना जाता है? स्वयंभू माना जाता है, लेकिन राम कुमार वर्मा ने इसे हिंदी का पहला कवि माना है। बढ़ते हैं आगे। स्वयंभू अपभ्रंश का भी प्रथम कवि माना जाता है, ये तथ्य हमारे सामने ही है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, स्वयंभू को अपभ्रंश का भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि पुष्यदंत का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती रही। उसके बाद बात करते आगे। नई कविता 1954 ईस्वी में संपादित, जो संपादक रहे जगदीश गुप्त। उसके बाद हिंदी पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। यह पत्रिका जो है इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। कौन सी? नई कविता। और 1954 ईस्वी में संपादक कौन रहे? जगदीश गुप्त। इस प्रकार से आपको इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। उन्हीं तथ्यों को हमने इंक्लूड किया है जो इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न संख्या 52। प्रेमचंद जी ने वर्ष 1923 में किस पत्रिका की शुरुआत बनारस से की? तो वो रहे हंस पत्रिका की। बाद में हंस पत्रिका का जब पुनः प्रकाशन किया गया 1986 ईस्वी में, तो इसका जो कार्यभार जो है राजेंद्र यादव ने संभाला, आरंभ किया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 1993 खाली 93 भाई। हिंदी नवजीवन पत्रिका 1921 का संपादक महात्मा गांधी ने किया। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो अहमदाबाद से।
साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 94। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया? तो 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन कौन सी? कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है बाद में इनका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया 1873, बाल बोधिनी जो है 1874 ईस्वी में महिलाओं से संबंधित रही। उसके बाद बात करें आगे। विशाल भारत पत्रिका 1928 ईस्वी में संपादक रहे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। आगे द्वारा संपादित पत्रिकाओं का नाम है जो प्रत्येक इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। दीनमान साप्ताहिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई। प्रतीक और दीनमान जो है आगे जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम है। प्रश्न संख्या 97। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम कर्मवीर। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी प्रयाग से प्रकाशित। मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य क्या रहा? अमीय गरल शशि शिखर रवि कर राग विराग भरा प्याला। इस प्रकार से जो है मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 100। साप्ताहिक पत्रिका का प्रताप के संपादक कौन माने जाते हैं? तो साप्ताहिक पत्रिका रही प्रताप। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ये पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका रही? साप्ताहिक रही, दैनिक रही या मासिक रही? तो एक एक पत्रिकाओं को आपको बार बार रिवाइज ये कर लेना है कि ये किस प्रकार की है। जैसे कि उद्यंत मार्दन को हमने देखा था साप्ताहिक, फिर देखा था सुधावर्षण जो है दैनिक। इस प्रकार से प्रताप जो है साप्ताहिक पत्रिका रही। उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी 1913 ईस्वी में इसे कानपुर से साप्ताहिक रूप से प्रकाशन कराया और यह पत्रिका क्रांतिकारी विचारों वाली पत्रिका रही। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 101। पंत के बाद हिंदी साहित्य के में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो है निम्नलिखित विद्वान रहे। कौन कौन रहे? यानी कि ये इस तथ्य के अंतर्गत आप लोगों को सभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने वाले विद्वानों के नाम आपको देखने को मिलेंगे कि किस किस विद्वान द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए, किन किन लेखकों द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सुमित्रानंदन पंत को, उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में इसे प्रदान किया गया। 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया और 1978 ईस्वी में अज्ञे जी को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया। 1984 से ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिए गए लेखक के संपूर्ण रचना क्रम पर दिए जाने लगे। जैसे कि नरेश मेहता को 1992 में नरेश मेहता को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। 1999 में निर्मल वर्मा को दिया गया। 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से दिया गया और 2013 में केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं की जो किसी सर्वश्रेष्ठ रचना के लिए प्रदान किया जाता है। और जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया कि जो 1992 से जो पहले पुरस्कार दिए गए ज्ञानपीठ, वे जो है किसी रचनाकार के किसी एक विशेष रचना पर दिया जाता था, लेकिन 1992 के बाद जो है संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछ लिया जाता है, ये 3-4 लेखक ही हुए हैं 1992 से पहले कि उनकी रचनाओं को आपको याद रखना है कि उनको इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे कि उर्वशी जो रचना है दिनकर की, उन पर जो है 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। एक उर्वशी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की जो कि एक चंपू काव्य है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, अलग अलग लेखकों द्वारा एक ही नाम से लिखी जाने वाली रचनाएं भी हम कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा तथ्य है वो है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतीय हिंद नाम से जाने जाते हैं। फिर है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तथ्य हमारा
विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? तो अरस्तु ने। ये इस प्रकार से प्रश्नों को लाने का मेरा उद्देश्य है, जिस प्रकार से परीक्षा में बीच बीच में अलग अलग टॉपिकों से प्रश्न उठा लिए जाते हैं, तो हमारा माइंड एकदम से ये नहीं है कि हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं तो आदिकाल के ही प्रश्नों को करते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, बीच बीच में संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को मैंने इस सीरीज़ के अंतर्गत लिया है। लगभग 250 प्लस प्रश्नों को हमने एक सीरीज़ बनाई है। तो देख लेते हैं कितने प्रश्न हम कर पाते हैं। तो अधिक लंबी वीडियो हो जाएगी तो भाई फिर अपलोड करने में परेशानी होती है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा सा मैं 40-45 मिनट के ही रख पाऊँगी। तो एक क्लास में और हम कर लेंगे इन सभी रचनाओं को। आपको और प्रश्नों को भी जो है इंक्लूड करके मैं शामिल कर दूँगी अगली क्लास में। तो लगभग देख लेते हैं और 5-7 मिनट और कितने प्रश्न और हमारे हो पाते हैं। तो 125 प्रश्नों तक तो आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रेमचंद घर में 1944 की जो रचना है वो है शिवरानी देवी की, प्रेमचंद जी की पत्नी रही है। प्रेमचंद घर में जो है इन्होंने जीवनी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में, कि इन्होंने शिवरानी देवी की। शिवरानी देवी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी है। मैंने आपको बताया था कि बहुत से साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिनकी पत्नियों ने उनके जीवन पर जो है जीवनी लिखी है। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में किसकी जीवनी पुस्तक है? तो वो है शरद चंद्र चटर्जी। इस पुस्तक के लेखक रहे हैं विष्णु प्रभाकर। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 105, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? तो ब्रजरतन दास ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से लिखी, किसने लिखी? ब्रजरतन दास ने। और भारतेंदु नाम से किसने लिखी? राधा कृष्ण दास ने, जो कि इनके फुफेरे भाई थे भारतेंदु जी के। तो इस प्रकार से एक लेखक के जो जीवनी है कई लेखकों ने लिखी है, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी के संबंध में भी कई लेखकों ने जीवनी ली है। अकाल पुरुष गांधी जैसे जैनेंद्र ने लिखी, और बापू नाम से भी जो है घनश्याम बिड़ला ने लिखी। तो एक विद्वान की जीवनी कई नामों से जो है अलग अलग लेखकों ने लिखी है। तो जीवनियों के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। तो ये आपको बढ़ते हैं आगे। कुमाऊनी नदी किस कवि का कविता संग्रह है? वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 107, पंत को किस काव्य कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। किस रचना पर? चिदम्बरा रचना पर। प्रश्न संख्या 108, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हुआ नागपुर में 10-12 जनवरी 1975 को। बकरी नाटक किसने लिखा? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन है पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत का, जो कि प्रकृति के सुकुमार भी कहे जाते हैं। छायावाद के अंतर्गत छायावाद कवियों में प्रसिद्ध कवि रहे हैं प्रकृति से संबंधित पंत जी। निबंध को गद्य का निष्कर्ष किस आलोचक ने माना? तो माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी कविता में मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रमेश्वर शुक्ल अंचल जी। उसके बाद तुलसीदास को कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभा दास ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बंगाली लेखिका जो है आशापूर्णा देवी रही, जिन्हें यह पुरस्कार 1976 में प्रदान किया गया था। उसके बाद बात करें आगे। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह पंक्ति किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में, त्रिवेणी नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसमें जो है 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। वे 3 कवि हुए हैं जायसी, शूर व तुलसी। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। 116, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास जी को। लॉन्ग जाइन्स का अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? उदात्त का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें विखंडनावाद का जनक किसे माना जाता है? तो दरिदा को विखंडनावाद का जनक माना जाता है।
विरेचन का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। 2021 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? असगर वजाहत को महाबली नाटक पर जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ 2021 में। करंट से संबंधित भी रचनाएं काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ जो है भारत भारती पुरस्कार प्रदान करता है। और भारत भारती जो रचना है वो 1912 की मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 121, किसके भरमर गीत को श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है? तो सूरदास जी के भरमर गीत को श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास की किस कीर्ति में भरमर गीत का निर्वाह हुआ? तो तुलसीदास की जो है कीर्तनावली में जो है भरमर गीत का निर्वाह माना जाता है। प्रश्न संख्या 123, राधा कृष्ण तथा गोपियों को किस में जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया? आधुनिक काल के भरमर गीतों में। आधुनिक काल के भरमर गीतों में राधा कृष्ण तथा गोपियों को जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न संख्या 124, सूरसागर काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इस काव्य में कथा, संगठन और वर्णन शैली अव्यवस्थित है, इसलिए जो है सूरसागर काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं माना जाता। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 125, अष्टछाप में वरिष्ठ और कनिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वरिष्ठ कवि रहे हैं कुम्भनदास और कनिष्ठ कवि रहे हैं नंददास। अष्टछाप में 8 कवियों को शामिल किया गया है। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य रहे हैं। तो अष्टछाप की स्थापना जो है विठलनाथ ने की 1565 ईस्वी में। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 125 प्रश्नों को कर लिया है। उसमें अष्टछाप के कवियों में जो है वरिष्ठ कवि कुम्भनदास और कनिष्ठ कवि नंददास शामिल है। तो 125 प्रश्नों के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।